Hey guys, welcome back to my channel, and today we will see case based study questions or long question answer of chapter number 2, that is principle of management. देखो, एक चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ना लॉन्ग क्वेश्चन से पूछता है, 6 मार्क्स से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। भले ही एक 1 मार्क्स का एक पूछे या नहीं पूछे, लेकिन 6 मार्क्स से एक पूछता है। ना ही 3 3 मार्क्स का पूछता है, ना ही 4 मार्क्स का पूछता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन से करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और देखा गया, जैसे पिछले पैटर्न्स में मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ना केस बेस्ड स्टडी नहीं पूछता, जनरली नहीं पूछता है। अब पूछता भी था, बहुत इजी पूछता है। ठीक है, तो हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 है। ये अरिहंत के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, briefly explain any three of the following principles of management given by Henry Fayol। देखो, टोटल 5 दिया हुआ है, दैट इज इनिशिएटिव, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलेटल। मतलब 4 दिया हुआ है, 4 में से यू हैव टू आंसर एनी 3। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। ठीक है, 3 पूछेगा, ईच ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, ऐसे पूछता है, लेकिन उसके लिए आपको 2 मार्क्स जैसा एक का लिखना पड़ेगा। राइट, तो हम लोग अभी चारों देखते हैं। देखो, जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उसको ऑलरेडी ये सारे आंसर्स पता होंगे और बहुत अच्छे से पता होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सो इन्हीं 3 में देखो यहाँ पे क्या बोला है। ठीक है, सबसे पहले देखो, इनिशिएटिव। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि फियोल ने बोला है कि जब भी कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है तो उसको भी कुछ इनिशिएटिव लेने का मौका मिलना चाहिए, डिसीजंस लेने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, फिर मान लो कुछ प्लान्स बना रहे हो तो उसमें उसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, सजेशन उससे लेना चाहिए, ताकि उसको अच्छा फील हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फ्रूटफुल हो, उसको लगे कि हाँ, मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया है, कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। तो लेट्स सी इनिशिएटिव। वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्योल। A good company should have an employee suggestion system whereby initiative or suggestion which result in substantial कॉस्ट टाइम रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। जिस भी एम्प्लॉय ने टाइम बचाया हो, पैसा बचाया हो, उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था आपको कि आपके घर में अगर एक पार्टी या फंक्शन है और आप छुट्टी पे हो, और अगर आपको कॉल आ जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और आपको आना है, तो आप उसे क्या करोगे? आप क्या मना कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे बताओ? आप या तो मना कर दो, ठीक है, कि नहीं अभी हमारे घर में पार्टी है, या फिर आप चले जाओ। तो फ्योल ने बोला है कि हमेशा जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो अपने आप को, जो जनरल इंटरेस्ट है, जिसको हमेशा ऊपर रखो, और अपने आप का जो इंटरेस्ट है हमेशा उसको कम रखो, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाओगे। अभी एक रील बहुत ज़्यादा देख रहे हो, फाइनल हो रहा है कि एक लड़की एयरपोर्ट में बोल रही है कि जैसे ही वो फ्लाइट लेने के लिए जा रही थी तो एक वो उसके मैनेजर ने बुलाया उसको, तो फिर उसने उसको मना कर दिया। वहाँ पे किस चीज़ का वायलेशन हो गया? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इसमें बोला गया है कि द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका इंटरेस्ट है, वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। इन ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है हमेशा वो कम होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट में चलते हैं, centralization and decentralization. According to Fayol, there is a need of balanced subordinate involvement through decentralization with manages retention of the final authority to centralization. The degree of centralization will depend upon the circumstances in which the company is working. In general, large organizations have more decentralization than a small organization. Simple वो मैंने centralization में आपको बोला था कि जब पावर जो है सिर्फ टॉप लेवल के पास होगी तो सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जनरली सेंट्रलाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल में होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जहाँ पे सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर रहता है। तो फ्योल बोलते हैं कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्यों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस रहना चाहिए? क्योंकि तभी ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगी। अगर एक जन के पास पावर रहेगा तो बाकी सब तो बैठे रहेंगे। ठीक है, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर रहे, जो जो मेन पावर है वो टॉप लेवल के पास रहे, और जो नॉर्मल पावर्स है वो सबके पास रहे। ठीक है, बटा हुआ रहे लेवल के वाइज। लास्ट बेटा स्केलर चेन, सिंपल है। देखो स्केलर चेन में क्या लिखा हुआ है? द फॉर्मल
line of authority from higher to lowest rank are known as scalar chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by manager of the subordinate। देखो सिंपल है, मैंने आपको बताया था एक यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने करके आपको बताया था जहाँ पे ABCDEFGHIJ, मान ली यहाँ जे बैठा हुआ है, यहाँ ए बैठा हुआ। अगर ए को जे से बात करनी है तो पहले उसको बी के पास जाना पड़ेगा, फिर सी, फिर डी, ई, एफ करके फिर जे के पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हमेशा स्केलर चेन में जो अथॉरिटी है वो हाई लेवल अपना बात बोलेगा, फिर वैसे करते 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 लो लेवल के पास जाएगा। लेकिन अब ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो ना फ्योल ने एक और सजेशन निकाला, एक और टेक्निक निकाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं बेटा? गैंग प्लैंक। ठीक है, गैंग प्लैंक में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर मान लो ए को इस जे से बात करनी है तो वो डायरेक्टली भी बात कर सकता है विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लैंक। समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। देखिए एक चीज़ आप देख रहे होंगे ना कि बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब कि एकदम सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 2 में बेटा वैसा ही क्वेश्चन पूछता है, सीधा ही पूछता है। ठीक है, तो पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। जिन बच्चों ने मेरा इसका वीडियो देखा होगा इस टॉपिक का, उसको ये सारा आता होगा। ठीक है, पर स्टिल हम लोग एक बार रिवाइज कर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो सिंपली इसमें टेलर ने क्या बोला है कि ना सब चीज़ को करने का ना एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, और उसको एनालाइज करके, उसको स्टडी करके, ठीक है, हमें देखना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि इस तरीके से काम करना ठीक होगा कि नहीं होगा। आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बात नहीं कर सकते, आप अपने हिट एंड मिस नहीं कर सकते कि चलो नहीं लगा तो कोई बात नहीं अगला बार देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप मैनेजमेंट में काम नहीं कर सकते। उससे सिंपल बोला है, सारी चीज़ का करने का एक तरीका है। ठीक है, साइंटिफिकली वो प्रूवन होना चाहिए, तभी जाके वो लगेगा। नॉट रूल ऑफ थंब, यहाँ पे रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। ठीक है, सो टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ठीक है, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ठीक है, कोई चीज़ को स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन निकलेगा। द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। जो भी मेथड है, ठीक है, वो मेथड जो है वो रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट करेगा, हटाएगा। रूल ऑफ थंब मैंने आपको क्या बताया? डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग द स्टैंडर्ड मेथड विच would be followed throughout the organization. According to Taylor, even a small production activity like loading pigs of iron into boxcars can be scientifically planned and managed. इसमें बोला गया है कि सब चीज़ आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, प्लान के साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज़ के वर्क स्टडी को मैनेज करो, स्टडी करो, फैटिक स्टडी को मैनेज करो, मेथड स्टडी को मैनेज करो, सबको देखो, उसके बाद ही आप काम को कर सकते हो। दूसरा बेटा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, शांति बना के कोऑर्डिनेशन से काम करो। ठीक है, झगड़ा नहीं करो, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ही एम्फेसिस्ड दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर। शांति से काम होना चाहिए, दोनों के बीच में शांति बनाए रहनी चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज important to achieve this state. Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and worker. It means that management and worker should transform their thinking. बोला गया है कि दोनों एक साथ तभी काम कर पाएंगे जब दोनों एक दूसरे की बातें समझ पाएंगे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी प्रोस्पेरिटी। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। देखो आप काम करने के लिए कोई भी आदमी को सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 12th के बीएसटी को पढ़ाना है, तो आप कोई भी जो टीचर ने नर्सरी और एलकेजी
पढ़ाया हो, ठीक है, और उनका ट्रेनिंग उसमें हुआ हो, तो ऑब्वियसली जो है वो प्रिंसिपल जो है वो 11-12 में उनको नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो से ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं होगा। ठीक है, देखो पढ़ाना सबको आता है, पढ़ के सबको ही पढ़ा सकता है, लेकिन ये पढ़ाने का जो टेक्निक होता है वो हर कोई नहीं जानता। अगर एक सेल्स कर में मान लो किसी ने एमबीए किया सेल्स में, अगर उसको कोई और डिपार्टमेंट फाइनेंस में घुसा दोगे तो वो कैसे मैनेज करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है कि जो पर्सन जो काम के लिए है उसी काम के लिए उसको सिलेक्ट करना चाहिए, देन वर्क उसको असाइन करना चाहिए उसके फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से, और उसको उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, और उस एम्प्लॉय को एफिशिएंट बनाना चाहिए ताकि वो और अच्छे से काम करे और पैसे कमाए। समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 ऑफ द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर। ठीक है, मेथड स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंशियल पीस वेज रेट और फैटिग स्टडी। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, पर जो बच्चे को ये सब के बारे में नॉलेज नहीं होगा वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो मेथड स्टडी में क्या लिखा हुआ है, सिंपल क्या लिखा हुआ देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी में सिंपल बोला है कि काम को किस किस वे से करे कि काम अच्छे से हो, राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर टू द कंज्यूमर, एवरी एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। मेथड वाइज काम करना, ठीक है, किस तरह से कौन से काम वो करे कि काम बहुत अच्छे से हो। टेलर ने बोला है हर काम को करने के लिए एक लाइन होना चाहिए, आप उसको असेंबल करके उस लाइन को करो, किस काम को किस समय करना चाहिए, वो सारा चीज़ मेथड स्टडी में बताया जाता है। ठीक है, और सिंपली आप ये बोल सकते हो मेथड स्टडी में दैट दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क। ठीक है, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो और मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप पे। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या है, सिंपल बोला है, फंक्शनल फोरमैनशिप में दो पार्टें बांटा गया है, प्रोडक्शन में और प्लानिंग में। बोला गया है कि जो लोग हैं वो एक ही आदमी प्रोडक्शन और प्लानिंग दोनों नहीं कर सकता, दोनों के लिए अलग अलग आदमी चाहिए, अलग अलग मैनेजर चाहिए, ताकि काम हिसाब से हो। सो टेलर एडवोकेट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, मतलब प्लानिंग और प्रोडक्शन जो है दोनों का सेपरेशन होना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट वॉज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है ना बेटा, उसका एक्सटेंशन है फंक्शनल फोरमैनशिप। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बोला है, काम को बांटना, और फंक्शनल फोरमैनशिप में यही बोला है काम को बांट के करो। इसके लिए ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम दीज 8 फोरमैन। ठीक है, 8 तरह के फोरमैन से उनको क्या करना होगा, सजेशन लेना होगा, उनसे बात करनी होगी। ठीक है, उनके सजेशन के बिना वो काम नहीं कर सकते। तो वो 8 लोग कौन है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, वो है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर कहा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनियन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये है, ये ऑलरेडी आप मेरे वीडियो में देखे होंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सिंपल इसने बोला है जो आदमी जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा दो। ठीक है, अगर 2 आदमी एक ही पोजीशन के लिए ज्वाइन कर रहा है, एक बहुत मेहनत कर रहा है, दूसरा लेजी में बैठा है, तो आप दोनों को इक्वल सैलरी मत दो। जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको एक्स्ट्रा सैलरी दो, एक्स्ट्रा ओवर टाइम दो। टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट वर्कर। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में ना बेटा 2 तरह के लोग काम करते हैं, एक बहुत जो ढीले से होते हैं, ठीक है, मतलब काम करे चलो का पैसा मिलेगा काम कर रहा है, एक बहुत मेहनती होते हैं। तो टेलर ने यही बोला कि दोनों को ना अलग अलग करो। ठीक है, द वर्कर कैन these then be classified as efficient or inefficient on the basis of standards. He wanted to reward efficient worker, जो मैंने आपको बोला वही है इसमें। ठीक है, तीसरा है बेटा फैटिग स्टडी। अब फैटिग स्टडी में ये बोला है कि ना जो आपके वर्कर है उसको बीच बीच में इंटरवल दो। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा वो कितना इंटरवल ले रहे हैं, कितने देर का इंटरवल ले रहे हैं और कितनी देर देर में इंटरवल ले रहे हैं। सो फैटिग स्टडी सीम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग ए टास्क। मान लो एक टास्क दिया गया है कि 2 दिन में टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, और मान लो कि वो 2 दिन में मान लो फर्स्ट डे जो है वो वर्कर ने 10 बार इंटरवल लिया। ठीक है, तो उसको देखना है कि वो 10 बार इंटरवल ले रहा है, क्या ज़रूरत है उसकी, या मान लो कि एक ही बार इंटरवल लिया पूरे 24 घंटे में। ठीक है, मान लो लगातार काम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी देखना है कि उसको
उसको सही से इंटरवल मिले. सो फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ frequency of rest interval in completing a task. The rest intervals will help one to regain stamina. अगर रेस्ट नहीं मिलेगा बेटा तो स्टेमिना फिर से वापस तो आएगा नहीं. एक ही काम को आप एक ही काम को बार बार करते रहोगे तो दिमाग थक जाता है. वहीं से बोला है कि रेस्ट करना चाहिए. ठीक है, अब तो ये जो क्वेश्चन है इससे बच्चे फंसते हैं, लेकिन बड़ा सिंपल है, इजी क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, Fiol and Taylor both have contributed immensely to the knowledge of the management, which has become a basis for further practice by managers. Taylor thought that by scientifically analyzing work, it would be possible to find one best way to do it. He is most remembered for his time and motion studies as well as functional foremanship. ठीक है, he said that the best result would come from the partnership between a trained and a qualified management and a cooperative and innovative workforce. Fiol explained what amounts to a manager work and what principles should be followed in doing this work. In the light of the above discussion, differentiate, main question तो यही है, differentiate between the contribution of Taylor and Fiol on some basis: perspective, focus, एप्लीकेबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, एक्सप्रेशन, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, सब मैंने आपको बताया हुआ है. एक बार वीडियो देखोगे, अलग से वीडियो ही बनाया हुआ है शायद 6 से 7 मिनट का. ठीक है, सो लेट्स सी. पर्सपेक्टिव क्या है बेटा? हेनरी फ्योल पर्सपेक्टिव है उसका कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से काम करता है. ठीक है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलता है कि एकदम ग्राउंड लेवल से काम करो. ठीक है, शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री. ठीक है, फोकस क्या है? इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाना. ठीक है, एप्लीकेबल क्या है? ये देखो, हेनरी बोलता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल है. ठीक है, हर जगह डिवीजन ऑफ वर्क चाहिए, हर जगह सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए. ये बोलता है एप्लीकेबल है स्पेशलाइज सिचुएशन में. से मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. यूनिटी ऑफ कमांड बेटा यहाँ तो फॉलोड होगा यूनिटी ऑफ कमांड, लेकिन यहाँ बोलता है कि हमें जो 8 वर्कर्स है ना स्पेशलाइज्ड है, उसी के बाद सुनना है. ठीक है, फिर क्या एक्सप्रेशन क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका हेनरी फेलो क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, बेसिक ऑफ फॉर्मेशन, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से किया है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से सारा काम करवाता है, और ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से. तो इसी के साथ ये जो चैप्टर का जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बोलो या फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन बोलो, ख़त्म हो गया. और इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ पूछता नहीं है. ठीक है, जो वहीं 8 आपके इधर प्रिंसिपल्स और टेक्निक हो गए, और उधर आपके 14 प्रिंसिपल हो गए, वहीं आपको पूछेगा. ठीक है, और कुछ नहीं. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर.